कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र जारी होने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रेरित बता दिया। वैसे तो नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को कोसने का बस मौका चाहिए। मौका मिले ना मिले, बातों को तोड़ मरोड़ कर वह मौका निकाल ही लेते हैं। वो ऐसा कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते जिसमें कांग्रेस की और कांग्रेस के इतिहास की धज्जियां उड़ाई जा सके। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पास अपने काम तो गिनवाने के लिए कुछ है नहीं, तो भला जनता को क्या गिनवाएंगे। इसलिए कांग्रेस की कमियां ही गिना देते हैं। भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के मैनिफेस्टो में उतना ही अंतर है जितना कि इन दोनों की विचारधारा में है। दोस्तों, मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है और उसको अच्छे से एनालाइज किया है और यकीन मानिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर पहलू को छूने की कोशिश की है। एक दिन के बच्चे के टीकाकरण से लेकर 90 साल के बुजुर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। मुझे नहीं लगता आज के हालातों के हिसाब से इससे बेहतर कोई घोषणा पत्र हो सकता है। लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। मैं आज की इस वीडियो में कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ खास बातें आपके सामने रखूंगी। उसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या सच में कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रेरित है। ये आप लोग वीडियो देखकर ही खुद मुझे बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा देखिएगा। देश के भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 10 न्याय की बात की है। हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय और पर्यावरण न्याय। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र की बात की। 2019 में कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के रिकॉर्ड के आधार पर देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया था। 2019 के सारे आकलन सही साबित हुए। इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले 2019 के घोषणा पत्र में कही गई बातों को ही दोहराया है। कांग्रेस ने कहा था कि युवाओं की नौकरियां चली गई हैं। आज बेरोजगारी 8% है और ग्रेजुएट के बीच बेरोजगारी दर 40% से अधिक है। 2019 में किसानों को 3 काले कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 16 महीने तक सड़कों पर उतरना पड़ा, जिससे किसान आशा उम्मीद खो चुके हैं। जीएसटी के कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है। वर्ष 2014 से 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध 21% बढ़ गए हैं। वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुके हैं। सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के कारण एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग नौकरियों से वंचित हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विकास दर में गिरावट का लोगों पर, खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं, सेवाओं की खपत और जीवन स्तर पर पड़ा है। घरेलू शुद्ध संपत्ति में गिरावट आई है। घरेलू देनदारियां बढ़ी हैं और परिवार अधिक कर्ज में डूबे हैं। अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच असमानता तेजी से बढ़ी है। असमानता में वृद्धि विशेष रूप से 2014 और 2023 के बीच देखी गई है। अब बात आती है अलग अलग न्याय की। पहला आता है हिस्सेदारी न्याय। इसमें सबसे पहले जातीय जनगणना करवाई जाएगी और इसके आंकड़ों के आधार पर उनकी स्थिति में सुधार किया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाया जाएगा। शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण बिना किसी भेदभाव के सभी जातीय समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। घर और व्यवसाय के लिए एससी और एसटी को मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन बटेगी। एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दुगना किया जाएगा, विशेष रूप से हायर एजुकेशन में, और उनको विदेश में पढ़ने में भी मदद की जाएगी। हर जिले में अंबेडकर के नाम से लाइब्रेरी खुलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के आर्टिकल 15(5) के संदर्भ में कानून बनाया जाएगा।
आपने सुना होगा कि सीवर साफ करते हुए कितने लोगों की जान चली जाती है। इसके लिए मैला उठाने की प्रथा को खत्म किया जाएगा ताकि सीवर की गैस से लोगों की जान न जाए। और अगर गलती से किसी कर्मचारी की जान चली भी गई तो सफाई कर्मचारी के परिवारों को 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाली मशीनों को खरीदने के लिए भी इंतजाम किया जाएगा और सफाई कर्मचारियों का मुफ्त बीमा भी कराया जाएगा। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार रोकने के लिए SC/ST के अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 को सख्ती से लागू किया जाएगा। देश के अल्पसंख्यकों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा। अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में लाभ उठाने के लिए सहायता दी जाएगी। विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को फिर से लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यक को आसान ऋण दिया जाएगा जिससे वो अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। अल्पसंख्यकों को हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिलेगा। हर नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानून की आजादी मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को अब तक पेंशन के 200 से 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसको बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए कानून की तर्ज पर देश भर में सरकारी निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों को अनिवार्य प्रतिनिधित्व मिलेगा और ब्रेल स्क्रिप्ट और साइन लैंग्वेज को भाषा का दर्जा मिलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस का वादा है कि गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस जैसे हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मोबाइल हेल्थ यूनिट, डिस्पेंसरी और हेल्थ कैंप की देखभाल हर नागरिक के लिए निशुल्क होगी। निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल में कंसल्टेशन, चेकअप, ट्रीटमेंट, सर्जरी और दवाई आदि शामिल होंगे। राजस्थान में लागू की गई चिरंजीवी योजना की तर्ज पर देश भर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को दिया जाएगा। सभी एम्प्लॉयर अपनी महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के साथ सैलरी भी देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर के लिए कठिनाई भत्ता दुगना किया जाएगा और उनको रहने की सुविधा मिलेगी। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील रसोईया आदि के मानदेय में केंद्र सरकार का दुगना योगदान होगा। प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेज में खाली वैकेंसीज को 3 साल के अंदर भर दिया जाएगा। दवाओं के सभी निर्माताओं पर कड़ाई से निगरानी रखी जाएगी ताकि वो अच्छी गुणवत्ता और अच्छे उत्पादन प्रक्रिया का पालन करे। डिस्पेंसरी की संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज सही दाम पर अच्छी और ब्रांडेड दवाइयां देंगी। टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। अभी देश में 76% बच्चों का ही पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। 5 सालों में 100% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। अब मिड डे मील 12वीं कक्षा तक के छात्रों को दिया जाएगा ताकि बच्चों में पोषण की कमी दूर की जा सके। अब बात आती है युवा न्याय की। युवा न्याय में सबसे पहले नौकरी की पक्की गारंटी दी गई है। कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। इसमें 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर और ग्रेजुएट को गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में 1 साल का अप्रेंटिसशिप मिलेगा। इस कानून के तहत हर अप्रेंटिस को 1 लाख प्रति वर्ष का मानदेय दिया जाएगा। ये कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। नौकरी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा भी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पर लगभग 30 लाख खाली वैकेंसीज को भरा जाएगा। नगरीय और पंचायत निकायों की खाली वैकेंसीज भी स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से भरी जाएंगी। कांग्रेस स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी। जो भी फंड्स अवेलेबल होंगे उसका 50% तक सभी जिलों में समान रूप से दिया जाएगा ताकि देश भर में 40 साल से कम उम्र के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में सहयोग किया जा सके, जिससे व्यवसाय के साथ रोजगार भी पैदा होगा। उन आवेदकों को एक बार की राहत दी जाएगी जो महामारी के समय 1 अप्रैल 2020 से 3 जून 2021 के दौरान सरकारी परीक्षा देने में असमर्थ रहे। सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। सभी स्टूडेंट एजुकेशन लोन को 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित लोन की राशि को माफ किया जाएगा, जिसका भुगतान बैंक को सरकार द्वारा किया जाएगा। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 की स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब बात आती है शिक्षा की। कांग्रेस ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया, जिसने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को बदल दिया। लेकिन अब इस एक्ट में संशोधन करके क्लास 1 से 12 तक की एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में अधिक समानता और पारदर्शिता के लिए राज्य सरकारों को
फी रेगुलेशन कमेटी बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कांग्रेस बेसिक एजुकेशन के लिए बजट बढ़ाएगी। राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों को एजुकेशनल इंडिपेंडेंस होगी और उन्हें एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज सहित वंचित समूह के लिए प्री मैट्रिक और हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप लाई जाएगी। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी पाठ्य पुस्तक केवल वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे और भारत के संवैधानिक मूल्य जैसे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में निहित है के अनुरूप हो। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन मनमाने ढंग से या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं किया जाएगा। कॉलेज के छात्रों के लिए एजुकेशन लोन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट किया जाएगा और SC, ST, OBC, EWS और माइनॉरिटीज से संबंधित आवेदकों को बैंकों को 4 लाख तक के बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन देने के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल लर्निंग के लिए कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के पास मोबाइल फोन हो। खेलों के लिए भी कांग्रेस ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खेल निकाय संघ के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाया जाएगा। ये कानून साथी सदस्य और खिलाड़ियों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, गलत तरीके से निष्कासन आदि के विरुद्ध बचाव सुनिश्चित करेगा। हर जिले में कम से कम एक खेल अकेडमी और प्रत्येक ब्लॉक और शहर में कम से कम एक स्टेडियम बनाया जाएगा। कांग्रेस स्पोर्टिंग हीरो जॉब गारंटी कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी को अपने खेल करियर की समाप्ति पर सम्मानित नौकरी दी जाएगी। अब बात आती है नारी न्याय की। कांग्रेस ने हर गरीब परिवार को हर साल बिना शर्त 1 लाख रुपए देने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। ये राशि घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में डाली जाएगी। बुजुर्ग महिला के न रहने पर इस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नारी सशक्तिकरण के लिए संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम महिलाओं के प्रति भाजपा के विश्वासघात जैसा है। ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने की अनुमति देता है। इन सभी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा और संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनी जाएंगी। 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि ऊंचे पदों जैसे कि न्यायाधीशों, सरकार के सचिव, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति हो। महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25% है। उचित और समान वेतन कार्य के लिए सुरक्षित स्थान, शिशु देखभाल सेवाएं, यौन उत्पीड़न और हिंसा को रोकने और मातृत्व लाभ का विस्तार किया जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए पर्याप्त रैन बसेरे बनाने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि दी जाएगी और हर जगह महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। अब बात आती है किसान न्याय की। किसान न्याय में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। खरीद केंद्रों और APMC पर किसान विक्रेता को MSP सीधे किसान के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाएगा जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता के ऊपर रिपोर्ट देगा। बड़े गांव और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे। कृषि उत्पादों के निर्यात और आयात पर ठोस नीति बनाई जाएगी जो किसानों और FPO का समर्थन करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी। कृषि के अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण को 5 वर्षों में दुगना किया जाएगा। अब बात आती है श्रमिक न्याय की। श्रम और पूंजी निवेश के बीच संतुलन बनाने के लिए औद्योगिक और श्रम कानून में सुधार किए जाएंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर ₹400 प्रतिदिन किया जाएगा। कक्षाओं, पुस्तकालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि के निर्माण के लिए मनरेगा निधि बनाई जाएगी। सभी राज्यों में राशन कार्ड धारकों की सूची अपडेट की जाएगी और सभी राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से राशन मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के आधार पर PDS, ICDS और मिड डे मील योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी। अब बात आती है संवैधानिक न्याय की। संवैधानिक न्याय में आपको भय से मुक्ति का वादा किया गया है। मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा किया गया है। इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया गया है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा की जाएगी
और उन प्रावधानों को हटा दिया जाएगा जो बोलने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं। लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखा जाएगा। संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पहले जो संसद की परंपराएं थी उनका वापस ईमानदारी से पालन किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा और तटस्थ रहना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करते हुए दोनों सदनों के चुनाव लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार कराए जाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को भी वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कार्यालय, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वायत्ता को मजबूत किया जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा और दल बदल यानी कि जो लोग अपनी मूल पार्टी से सांसद चुने गए हैं और बाद में उसे छोड़ चुके हैं, उनको विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसी सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वे प्रयोग करते हैं उन्हें काम किया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, मनमानी, तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, 3rd डिग्री, लंबी हिरासत में मौत और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है। मीडिया के लिए नियमन की प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन किया जाएगा। फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए प्रेस के कानून में संशोधन किया जाएगा। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा की जाएगी। मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न वर्गों के क्रॉस ओनरशिप और व्यावसायिक संगठन द्वारा मीडिया पर कंट्रोल को रोकने के लिए कानून पारित किया जाएगा। कई नए कानून सरकार को सेंसरशिप की बेलगाम शक्तियां देते हैं। उन कानून को खत्म किया जाएगा या फिर उनके प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा या फिर हटाया जाएगा। स्वतंत्र मीडिया के लिए ये कानून बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि जिस तरह आज के समय में मीडिया पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, उससे निजात दिलाने के लिए ये कानून बहुत जरूरी थे। अब बात आती है न्यायपालिका के लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी रिक्तियां 3 वर्षों के अंदर भरी जाएंगी। न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए धन आवंटित किया जाएगा। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के व्यक्तियों और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब भ्रष्टाचार के विरोध में क्या करने वाली है कांग्रेस सरकार, ये भी जान लीजिए। भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस ने नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाईवेयर एवं चुनावी बॉन्ड जैसी योजनाओं की जांच की जाएगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे गलत तरीके से लाभ कमाया है। पिछले 10 सालों में अपराधियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई। ऐसा माना जाता है कि भाजपा सरकार ने उन्हें देश छोड़ने में मदद किया है और अब किसी भी घोटालेबाज को वापस लाने में सक्षम नहीं है। जिन परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने की इजाजत दी गई, उनकी जांच की जाएगी और घोटालेबाजों के सभी सहयोगियों को कानून के सामने लाया जाएगा। भाजपा एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की जांच की जाएगी। बेरोजगारी के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों में खाली शैक्षिक और शिक्षक पदों को भरेंगे। अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाएगा और सशस्त्र बलों को स्वीकृत पदों पर पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती फिर से शुरू की जाएगी। टैक्स के लिए टैक्स में पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर बनाया जाएगा। इससे वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को बढ़ती कर की दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए GST कानून को GST 2.0 से बदला जाएगा। GST एकल सीमित दर होगी
जिससे गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा। कृषि इनपुट पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कांग्रेस ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए और देश की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे वादे किए हैं। कांग्रेस के किए गए कई सारे वादे ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई नीतियों को खत्म करेंगे, जो कि देश के लिए सही साबित नहीं हुए या फिर जिनके लिए वो पॉलिसीज लाई गई वो उसके विरोध में खड़े हैं। ये कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र था। इसमें कहीं भी कोई भी वादा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया गया। कुछ वादे किए गए हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। अल्पसंख्यकों में मुसलमान के साथ साथ ईसाई, जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं। मैंने आपको पूरा मैनिफेस्टो का एनालिसिस बता दिया है। अब आप खुद ही फैसला करके बताइए कि क्या ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रेरित है या मोदी और भाजपा के लोग जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।